नमस्कार। मैं डॉक्टर रतन कुमार भारद्वाज, प्रोफेसर संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय लालकोटी जयपुर, इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में प्रकृतिवाद विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता रहे। यूँ तो प्रकृतिवादी आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करने का श्रेय बेकन तथा कोमेनियस को है, परंतु रूसो ने इस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया। हर्बर्ट स्पेंसर तथा जर्मनी के बेसेडो, साल्जमन एवं कैंप आदि शिक्षा शास्त्रियों को भी प्रकृतिवाद का ही अनुयायी माना जाता है। प्रकृति शब्द के दो अर्थ हैं, भौतिक प्रकृति तथा बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है तथा बालक की प्रकृति आंतरिक प्रकृति है, जिसका अर्थ उन मूल प्रवृत्तियों, आवेगों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं से है जिनको लेकर बालक जन्म लेता है। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बाह्य प्रकृति के नियमों को उसकी आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। अभ्युत्थान काल में प्रवर्धित मानवीय आंदोलन क्रमशः कृत्रिमता, वाक् चातुरी तथा दृढ़ता आदि के कठोर बंधनों में जकड़ता चला गया। परिणाम स्वरूप शिक्षा में केवल पुस्तकों तथा भाषा को ही विशेष महत्व दिया जाने लगा। इससे बालक का स्वाभाविक विकास होना कुंठित हो गया। शिक्षा के इस अधपतित प्रचलित रूप के प्रतिरोध स्वरूप शैक्षिक प्रकृतिवाद का जन्म ऐसी शिक्षण पद्धति के रूप में हुआ जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर अवलंबित न थी तथा जिसका आधारभूत सिद्धांत बालक के जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करना था। कोमेनियस ने उन सभी साधनों का खंडन किया जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूंसने का प्रयास किया जाता था। उसने बताया कि प्रकृति का अनुसरण ही शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। शिक्षा में प्रकृतिवाद को समझने के लिए हम निम्न बिंदुओं पर विस्तृत विचार करेंगे। प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद तथा शिक्षक, प्रकृतिवाद तथा अनुशासन, प्रकृतिवाद तथा विद्यालय, प्रकृतिवाद तथा शिक्षण पद्धति। सर्वप्रथम प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1, मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। यंत्रवादियों के अनुसार यह संपूर्ण विश्व एक महान यंत्र के समान है। मनुष्य इस बड़े यंत्र का एक भाग है तथा अपने में पूर्ण भी। अतः शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक में इस प्रकार के व्यवहार को विकसित करना है कि वह एक कुशल यंत्र की भांति कार्य कर सके। रोस ने इसी विचार की पुष्टि करते हुए लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझा सके। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति है। जैविक प्रकृतिवाद के अनुसार मानव का लक्ष्य वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख को प्राप्त करना है। अतः जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति में सहयोग देना है। परंतु मैकडूगल ने इस सुख दुख के सिद्धांत का समर्थन न करते हुए बताया कि सुख और दुख का जन्म तो प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अतः उसने इस बात पर बल दिया कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन, उचित दिशा में मार्गांतरीकरण तथा उनका समन्वय करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है।
डार्विन जीवन के लिए संघर्ष तथा समर्थन की विजय नामक सिद्धांत में विश्वास करता था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास जीवन के निम्न स्तरों से हुआ है। उसे संसार में जीवित रहने के लिए वातावरण से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इस जीवन में शक्तिशाली की विजय होती है तथा निर्बल का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अतः डार्विन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की उन शक्तियों का विकास करना है जो उसे जीवन संघर्ष के लिए तैयार करके जीवित रहने के योग्य बनाए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का चौथा उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन है। नवले मार्क्सवादी भी इस बात को मानते हैं कि मानव का विकास जीवन के निम्न स्तरों से हुआ है, परंतु उनका यह विश्वास है कि प्राणी में अपने आप को, अपनी आदतों को तथा अपने शरीर के ढांचे को अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाने की शक्ति है। अतः नव लेमार्कवादियों के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। इस दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह अपने वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सके। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का पांचवा उद्देश्य जातीय प्राप्तियों का सुधार है। कुछ प्रकृतिवादियों का मत है कि किसी जाति की संस्कृति तथा सभ्यता को वंशानुक्रम द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रकृतिवादी विद्वान बर्नार्ड शॉ का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं जातीय प्राप्तियों की सुरक्षा करना तथा उनके विकास की प्रक्रिया को अधिक गति देना है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का छठा उद्देश्य प्राकृतिक विकास है। रूसो ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमें बालक को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी शारीरिक क्षमता तथा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहिए। अतः बालक को उनकी प्रकृति के अनुसार विकसित करने की प्रकृतिवादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का सातवां उद्देश्य व्यक्तित्व का अनियंत्रित विकास है। नन ने शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्रकृतिवादी दर्शन को अपनाते हुए बताया कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का अनियंत्रित विकास करना है। अतः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व विकसित हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद के अनुयायी धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ समझते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम की रूपरेखा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्राकृतिक रुचियों, स्वाभाविक क्रियाओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं यौन संबंधी समस्याओं के अनुसार तैयार होनी चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करके अपने विभिन्न अवस्थाओं की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए आगे चल के एक क्रियाशील तथा प्रसन्नचित्त मानव बन सके। उक्त विचारों को दृष्टि में रखते हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद, स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, भाषा तथा भूगोल एवं इतिहास आदि विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृतिवाद तथा शिक्षण पद्धतियाँ। शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन है। प्रचलित शिक्षा में बालक को परोक्ष रूप से एक ही पद्धति द्वारा एक ही प्रकार की पाठ्यवस्तु का ज्ञान सामूहिक रूप से दिया जाता था। प्रकृतिवाद ने इस सामूहिक शिक्षा का विरोध किया तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत को आधार मानते हुए प्रत्येक बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार अपरोक्ष अनुभवों तथा क्रिया के द्वारा ज्ञानार्जन का समर्थन किया, जिससे प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहे। संक्षेप में प्रकृतिवाद ने निष्प्राण, जर्जर तथा निष्क्रिय अभ्यास एवं अंधा बनकर रखने वाली प्राचीन शिक्षण पद्धतियों का खंडन करते हुए ऐसी नवीन शिक्षण पद्धतियों को जन्म दिया जिनका आधार है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना तथा खेल द्वारा सीखना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृतिवाद तथा शिक्षक। रूसो का मत है कि बालक की साधु प्रकृति होती है। उसका स्वाभाविक विकास
केवल उसी समय हो सकता है जब उसकी स्वतंत्र क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई बाह्य बाधा अथवा उलझन न डाली जाए। इस प्रकार प्रकृतिवाद के अनुयायी बालक को कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक से जो समाज के कृत्रिम वातावरण में रहते हुए दूषित हो जाता है, शिक्षा नहीं दिलाना चाहते। उनके अनुसार बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका केवल प्रकृति ही है, जिसके मनोरम प्रांगण में रहते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार उसका प्राकृतिक विकास हो सकता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का स्थान मुख्य है तथा शिक्षक का गौण। प्रकृतिवादियों का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण हेतु समय समय पर आदेश देकर अथवा उसके सम्मुख उच्च आदर्श उपस्थित करके अपना गुरुत्व एवं प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वरना उसको बालक के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें रहते हुए वह अपनी अभिरुचियों तथा अंतःप्रेरणाओं की स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करते हुए स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवादी शिक्षक का कार्य ड्रामा की स्टेज को तैयार करके स्वयं अभिनेता के रूप में कार्य न करके केवल बालक रूपी अभिनेता को अपना पार्ट खेलने के लिए सहानुभूतिपूर्ण सक्रिय रूप से बालक की क्रियाओं का निरीक्षण करना तथा उसकी सहायता करना है। नेक्स्ट टॉपिक प्रकृतिवाद तथा अनुशासन। अनुशासन के संबंध में भी प्रकृतिवादी केवल प्रकृति का ही सहारा लेकर स्वाभाविक परिणामों के अनुशासन में विश्वास करते हैं। रूसो के अनुसार यदि बालक प्रकृति के नियमों को भंग करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। अतः बालक के स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमें रहते हुए बालक विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहे। यदि उसकी क्रियाओं में कोई बाधा डाली गई तो उसके अचेतन मन से ग्रंथियां बनने लगेगी, जिससे उसका स्वाभाविक विकास कुंठित हो जाएगा। इस प्रकार प्रकृतिवादी बाह्य हस्तक्षेप तथा शारीरिक दंड का विरोध करते हुए इस बात पर बल देते हैं कि बालक को चिंतन, मनन तथा कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सुख दुख के सिद्धांत को अनुशासन का मेरुदंड स्वीकार करते हुए रूसो की भांति प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत का समर्थन किया है। उसके अनुसार अनुशासन का आधार आनंद तथा दुख ही होना चाहिए। इसका कारण यह है कि बालक उन क्रियाओं को करता रहे जिनके करने से उसे आनंद प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि बालक की क्रिया अनुचित होगी तो प्रकृति उसे दंड अवश्य देगी। दंड से बालक को दुख होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस क्रिया को करना स्वयं छोड़ देगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने एक उदाहरण देते हुए लिखा कि जब एक बालक गिरता है अथवा अपने सिर को मेज पर पीटता है तो उसे दर्द मालूम होता है। इस दर्द की याद उसे अधिक सावधान बना देती है और दर्द के बार बार होने वाले अनुभव के कारण वह अंत में अनुशासित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति तथा स्कूल। प्रकृतिवादियों के अनुसार विद्यालय का संगठन कृत्रिम, कठोर तथा दृढ़ बंधनों के आधार पर न होकर स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए, जिससे बालक का विकास उसकी प्रकृति के अनुसार होता रहे। अतः विद्यालयों में न तो समय सारणी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए और न ही शिक्षक को अपनी इच्छानुसार बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूंसने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि प्रकृति कार्य करने के लिए समय को स्वयं निर्धारित करती है। अतः बालक को प्रकृति द्वारा निर्धारित समय पर ही इसकी इच्छानुसार कार्य को स्वयं चुनने तथा करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे यह भी लाभ होगा कि स्कूल में स्वशासन स्थापित हो जाएगा। प्रकृतिवादियों का यह भी अटल विश्वास है कि स्वशासन की योजना को कार्य रूप में
परिणत करने से प्रत्येक बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार नेता तथा अनुगामी बनने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे सभी का स्वाभाविक विकास होना निश्चित है। समरहिल स्थित नील का स्कूल तथा टैगोर का विश्व भारती शिक्षा में प्रकृतिवादी सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण है। नील के अनुसार बालक अपने विचारों, अनुभवों तथा क्रियाओं में प्रौढ़ व्यक्तियों से भिन्न होता है। अतः उसके स्कूल में बालक के उच्च प्रौढ़ विचारों तथा क्रियाओं का भार न लाद करके उसके सामने इतना स्वतंत्र वातावरण उपस्थित किया जाता है कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं ही विकसित होता रहता है। दूसरे शब्दों में स्वशासन नील के स्कूल की विशेषता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक अपनी रचनात्मक क्रियाओं द्वारा अपने चरित्र तथा व्यक्तित्व को विकसित करता है। टैगोर के विश्व भारती में भी बालक को प्रकृति के संपर्क में रखते हुए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित किया जाता है। इससे वह अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता है। धन्यवाद।